Hello, my dear children. Welcome back to the Knowledge series by Amit Publishing House. Children, I am Vandana and we are doing Science Book 7. And here, this is your science book. And the name of the book is Science Horizon Inspiring Tomorrow's Innovators. So, children, we are going to start with chapter number 5 of the book, and the name of the chapter is Physical and Chemical Changes. So in this chapter, we are going to learn about the changes around us, types of changes, characteristics of chemical reactions, and crystallization. We have many substances around us. All these substances have certain properties such as state, solid, liquid or gas, size, shape, color, smell, temperature, composition and structure etc. So हमारे पास आसपास जो भी सब्सटेंसेस हैं उनमें ये सारी चीजें होंगी जो अभी हमने पढ़ी। उनके जो है स्टेट होंगे कोई ना कोई, इन तीनों में से साइज होगा, शेप होगा, कलर, टेम्परेचर, कॉम्पोजिशन या फिर स्ट्रक्चर। When one or more property of a substance become different, जब एक सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, वी से दैट अ चेंज हैज टेकन प्लेस इन इट। तो हम क्या कहते हैं कि चेंज हो चुका है। हियर इज एन एग्जांपल, वी नो दैट आइस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर। मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ कॉमन चेंज अराउंड अस। सो हमें ये पता है कि जब आइस मेल्ट होता है तो क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है, और ये हमारे लिए एक नॉर्मल और एक कॉमन चेंज है। Now ice is a solid whereas water is a liquid. So the melting of ice involves a change in state from solid state to liquid state. So जैसे ही आइस मेल्ट होता है तो वो क्या करता है, सॉलिड स्टेट के आइस को वो लिक्विड स्टेट में मीन्स वाटर में चेंज कर देता है। Now changes around us, changes are taking place all around us. Some of the changes observed by us is in our everyday life are formation of curd from milk. So कुछ चेंजेस हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड बन जाना, ये चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड, फूड जो है पक जाना, ये भी एक चेंज है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल को बर्न होना, ये भी एक चेंज है। ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स का ड्राई होना। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का पकना। And rusting of iron, iron में जंग लग जाना. These all are the few changes that occur around us in our daily life. Some changes are beneficial to us whereas some are harmful to us. So कुछ changes हैं, ये changes अच्छे हैं, but कुछ changes हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं और कुछ हमारे लिए खराब हैं। For example, ripening of fruits is a beneficial change. अगर फल पक रहा है तो वो एक अच्छा चेंज है। सो वी ट्राई टू मेक द राइपनिंग ऑफ फ्रूट फास्टर बाय आर्टिफिशियल मेथड। तो हम क्या करते हैं, राइपनिंग ऑफ फ्रूट जो है मीन्स फल का पकना हम आर्टिफिशियल मेथड से जल्दी कर देते हैं, जल्दी से पका देते हैं। ऑन द अदर हैंड, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ हार्मफुल चेंज। तो अगर आयरन में रस्ट लग गया, जंग लग गया लोहे में, तो वह हमारे लिए हार्मफुल चेंज है। सो वी ट्राई टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट बाय वेरियस मेथड्स सच एज पेंटिंग द आयरन ऑन इट। तो हम क्या करते हैं, आयरन के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें अच्छे से पेंट कर देते हैं, जिससे कि रस्टिंग उसमें बहुत स्लोली हो। द चेंज इन अ सब्सटेंस डज नॉट अकर इन इट्स ओन। तो किसी भी सब्सटेंस में जो चेंज है वो अपने आप नहीं होता है। देयर इज ऑलवेज अ कॉज विच ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द सब्सटेंस। सो हमेशा एक कॉज है जो क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस में चेंज लाता है। फॉर एग्जाम्पल, आइस डज नॉट मेल्ट ऑन इट्स ओन। आइस अपने आप नहीं पिघलता। टू फॉर्म वाटर, आइस मस्ट बी गिवन सम हीट टू मेल्ट। आइस को अगर कुछ हीट मिलेगी तो ही वो पिघलेगा एंड चेंज इनटू वाटर, और तभी वो वाटर में कन्वर्ट होगा। Thus heat is the cause of the change of state of ice from solid to liquid. So heat वो cause है जिससे वो आइस जो है solid से liquid में convert होता है। Now types of changes, कौन कौन से types of changes हैं? Changes can be of two types, physical changes and chemical changes.
चेंजेस है दो तरीके के होते हैं, एक फिजिकल होता है, दूसरा केमिकल होता है. We will now discuss physical changes and chemical changes in detail one by one. Let us start with the physical changes. The first topic that we are going to learn is physical changes. If there is a change in physical properties of a substance like state, size, color, shape, etc., the change is called the physical change. अगर किसी भी चीज के अंदर कोई फिजिकल चेंज आ रहा है, जैसे कि किसी भी चीज की का साइज चेंज हो रहा है, उसका स्टेट चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, तो इन सारे चेंजेस को हम फिजिकल चेंज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस. अभी क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में था. फोल्डिंग ऑफ पेपर इन शेप ऑफ हेरोपिन. अभी जो है एक फॉर्म में था, अब उसका पूरा जो है आप कह सकते हो शेप चेंज कर दिया गया, चेंज ऑफ शेप. इसमें जो है जब आइस पिघल रहा है तो उसका स्टेट चेंज हो रहा है. So these are a few examples of physical changes. Here you can see the picture of melting ice cube and paper plane. These changes are temporary and are mostly reversible. ये जो भी changes हैं ये temporary हैं और जल्दी ही reverse भी कर सकते हैं हम इन्हें. That means the original substance may be obtained by reversing the condition that brings about the change. तो इसका ये मतलब है कि जो ओरिजिनल कंडीशन थी उसको हम वापस से ला सकते हैं. ये जो चेंजेस है इसे हम रिवर्स कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मोल्टन आइस क्यूब कैन बी फ्रोजन बैक इनटू सॉलिड आइस. सो जो आइस क्यूब पिघल के वाटर बन गया उसको वापस हम फॉर्म कर सकते हैं, आइस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जमा के. लेट्स परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द फिजिकल चेंजेस. सो लेट्स लर्न द एक्टिविटी. Now, the next topic is chemical changes. In a chemical change, a new substance with entirely new property is formed by the reaction of two or more substances. So, chemical change में क्या होता है, एक नया substance बनता है और जो क्या करता है new properties के साथ जो by reacting with two more substances, दो या ज़्यादा से substances के साथ में react करता है और वो एक केमिकल चेंज कंडक्ट करता है. दिस चेंज इज एट मॉलिक्यूलर लेवल. ये जो चेंज है ये मॉलिक्यूलर लेवल पे है. दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस रिएक्टिंग अंडरगो अ चेंज such that the bonds between the molecules break down to form a new bond, and thus new bonds and new substances get formed with the new properties. अब यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि जो चेंज होते हैं ये मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं इनके, जिसका मतलब है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं किसी सब्सटेंस के, वो जब रिएक्ट करते हैं और किसी चेंज के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, उसका जो बॉन्ड रहता है मॉलिक्यूल्स का वो टूट जाता है. मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड रहता है आपस में वो टूट जाता है और नए बॉन्ड्स बन जाते हैं और इन नए बॉन्ड से एक नया सब्सटेंस बनता है जिस विथ न्यू प्रॉपर्टी. और ये जो नया सब्सटेंस होता है उसकी नई नई प्रॉपर्टीज होती है. ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस. केमिकल चेंजेस जब होते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है. द सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. सो वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं. एंड द सब्सटेंसेस फॉर्म ड्यू टू दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट. और इन रिएक्शंस के बाद जो सब्सटेंस बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं. These changes are permanent and are mostly irreversible. ये जो भी changes है वो permanent है और इसे हम irreversible means इन्हें हम reverse नहीं कर सकते. Some examples of these changes are a burning of paper in which ash and smoke are new substance produced. So एक example यहाँ पे दिया हुआ है, जब हम पेपर को burn करते हैं तो क्या बनता है. अब यहाँ पे पेपर बर्न हो रहा है तो ये क्या बन रहा है, ऐश बन रहा है एंड स्मोक. दो चीजें बन रही हैं. न्यू प्रोडक्ट्स आर एडेड. कर्डलिंग ऑफ मिल्क इन विच न्यू मिल्क प्रोटीन्स आर फॉर्म. अब जब जो है मिल्क को कर्डल किया जाता है, जब दही बनाई दी जाती है तो क्या होता है, नया प्रोडक्ट बन रहा है जिसमें प्रोटीन ज्यादा है. Now the next is photosynthesis in which carbohydrates and oxygen are produced from carbon dioxide in body. अब photosynthesis भी एक तरीका है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन बनता है किसके रिएक्शन से,
जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। हियर यू कैन सी द कर्डिंग ऑफ मिल्क। जब जो है दूध फट जाता है, कर्डल हो जाता है, दिस स्टेट इज गिवन हियर। Some other examples of rusting of iron, cooking of food, digestion of food, etc. So यहाँ पे चल रहे कुछ और examples भी दिए गए हैं. This you have to see. Now, if we cut an apple in slices, अगर हमने apple को slices में काट दिया, it is a physical change. Physical change होता है. But if we keep these slices for some time, अगर हम इस slices को काट के apple को काट के थोड़ी देर के लिए रख दें, तो क्या होगा? Their surface will turn brown as on coming with the contact with air. So air के contact में आते ही ये slices जो हैं, जो रखे हुए slices हैं, वो brown color के change हो जाते हैं. New substances will be formed. नए substance बन जाते हैं. This would be a chemical change. ये एक chemical change. Now it is a general concept that physical changes are reversible. Chemical changes are irreversible. The physical changes तो हम वापस convert कर सकते हैं, but जो chemical changes है हम convert नहीं कर सकते. Though there are some chemical reactions that are reversible, लेकिन कुछ ऐसे chemical reaction है जिन्हें हम वापस reverse कर सकते हैं. Now let's learn the characteristics of chemical reactions. Along with the formation of new substances, chemical reaction may also have one or more of the following characteristics. कि भले ही जो formation of new substances, नए substance बन जाते हैं, chemical reaction जो होते हैं वो have one or more कुछ characteristics and chemical reactions के. Let's read about them. The first is evolution of gas. Gas निकलता है reaction से. Sometimes during a chemical reaction, some gas is evolved as one of the. So जब भी ये chemical reactions होते हैं, एक gas निकलता है उसमें से, and it may be evolved by bubbling or effervescence. तो इन process की वजह से ये होता है. We can also detect it with the help of some simple test. For example, if we add zinc granules to a test tube containing dilute sulfuric acid. So एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हमने डाइल्यूट करके सल्फ्यूरिक एसिड डाला है. उसमें अगर हमने जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व. हाइड्रोजन गैस निकलेगी. सो हियर वी हैव एडेड जिंक टू सल्फ्यूरिक एसिड, और अब उस सल्फ्यूरिक एसिड को जब हमने जिंक के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना? जिंक सल्फेट बना, विच इज ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस निकली, विच इज H2. When a burning matchstick is brought near the mouth of a test tube, जब एक जलता हुआ मैचस्टिक हम टेस्ट ट्यूब के पास लाते हैं, टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लाते हैं, the gas burn with a popping sound. और ऐसे जब ये H2O गैस निकलती है और जब हम इसके पास एक जलता हुआ मैचिस लाएंगे तो क्या होगा? जो गैस है जलने लगेगी और उसमें से एक पॉपिंग साउंड निकलेगा. दिस इज द टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस. तो इससे हमें पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस निकल गई. So जब भी हम हाइड्रोजन गैस को बर्न करेंगे तो पॉपिंग साउंड आएगा. When calcium carbonate reacts with dilute hydrochloric acid, carbon dioxide gas is produced. जब कैल्शियम कार्बोनेट जो है रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बनती है. फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मूला इज गिवन हियर, CaCO3 विच इज कैल्शियम कार्बोनेट. जब इसे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो CaCl2 मीन्स कैल्शियम क्लोराइड बना, H2O मीन्स वाटर बना, और CO2 गैस बना. The evolution of CO2 gas is confirmed by passing this gas through lime water. तो जब इस गैस को हम लाइम वाटर से निकालेंगे तो क्या होगा? It turns milky when we pass carbon dioxide through. So जब हम लाइम वाटर में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाते हैं तो वो जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है, मीन्स वो थोड़ा सा वाइटिश कलर उसके अंदर आता है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन ऑल्सो बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग मैचस्टिक नियर इट. तो जब हम एक जलता हुआ मैचस्टिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पास लाएंगे तो क्या होगा? इट विल एक्सटिंग्विश द मैचस्टिक. मैचस्टिक को वो बुझा देगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, जो क्या काम करती है? वो आग को बुझाने का काम करती है.
Now let's learn about the change in color. In many reactions, the color of the product formed is different from those in the color of the reaction. So कई reactions जब होते हैं तो उसमें color जो है change हो जाता है. A color change could be visible in chemical reaction, और ये जो color change है वो chemical reaction में हमें साफ दिखाई दे सकता है. When zinc granules are added to blue colored copper sulfate solution, जब zinc को हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में मिक्स करते हैं जो कि ब्लू कलर का होता है, जिंक सल्फेट इज प्रोड्यूस व्हिच इज कलरलेस एंड डिपॉजिट द ब्राउन कलर्ड कॉपर इज ऑब्जर्व्ड. सो जो सोल्यूशन निकलेगा वो कलरलेस हो जाएगा और वो कॉपर को निकालेगा जो कि ब्राउन कलर का होता है. सो हियर यू कैन सी द फॉर्मूला इज गिवन. जिंक इज reacted with copper sulfate which is blue in color, and when it reacts what it makes, zinc sulfate which is ZnSO4 and which is colorless, ये colorless होता है, और साथ में इसने copper निकाला है which is Cu and it is brown in color, means it changes the color of the chemical reaction. When white colored lead nitrate is heated strongly, white कलर के lead nitrate को बहुत अच्छे से हीट किया जाए, yellow colored lead oxide and reddish brown fumes of nitrogen dioxide gases are produced. So जब हम इससे जो है हीट करेंगे तो क्या होगा, येलो कलर का lead oxide निकलेगा और जिसमें एंड रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे, धुआं निकलेगा ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जिसका धुआं होगा रेडिश और ब्राउन कलर का. So here you can see the formula is written 2BbN NO3 ब्रैकेट 2 lead nitrate. जब इसे हीट किया तो 2PbO which is lead oxide which is yellow in color and 4NO2 gas निकलेगी which is nitrogen dioxide which is reddish brown and also oxygen gas will come out. Now formation of precipitate. So precipitate कैसे बनता है? Precipitate is a insoluble substance that settles down in the bottom of reaction mixture. So जो भी mixture को हम react कर रहे हैं तो ये precipitate क्या है, उस mixture के नीचे जाके settle down हो जाता है, बैठ जाता है. When the reactants are in solution form. So जब reactant जो solution form में है तो ये जो precipitate से नीचे जाके settle down हो जाता है. This is shown by a downward arrow, और इसे हम downward arrow से दिखाते हैं. यहाँ upward arrow का मतलब है जो है गैस ऊपर जा रही है, और downward arrow का मतलब है ये जो नीचे आके settle down जाते हैं. For example, when dilute sulfuric acid is added to the solution of barium chloride, जब dilute sulfuric acid को barium chloride में मिलाया जाता है, barium sulfate is produced. क्या बनता है? barium sulfate which settle down as a white colored precipitate, जो white color के precipitate के रूप में नीचे जाके settle down हो जाता है. The formula is given here. BaCl2 which is barium chloride is reacted with H2SO4 which is sulfuric acid. BaSO4 जो नीचे जाके precipitate में settle हो जाता है जो white color में बन जाता है which is barium sulfate, and 2HCl which is hydrochloride, this will float. Now production or absorption of heat. In some chemical reactions, heat will be either produced or absorbed. So कुछ chemical reactions ऐसे होते हैं जिसमें heat जो या तो produce होगी या फिर absorb कर दी जाएगी. Reactions may be of two types on this basis. तो reaction दो तरह की हो सकते हैं. First है exothermic reaction. Those chemical reactions in which heat is produced during the process is called exothermic reaction. So वो chemical reaction जिसमें heat जो है बनती है इस process में, तो ऐसे reaction को हम exothermic reaction कहते हैं. Consequently, a rise of temperature takes place, और ऐसे में क्या होता है, temperature जो है उस chemical reaction का बढ़ जाता है. For example, when water is added to quicklime, जब हम water को quicklime means calcium oxide में मिलाते हैं तो क्या होता है, slake lime, calcium hydroxide is produced, slake lime बन जाता है. And the water becomes very hot due to the evaporation of heat, और ये जो कंटेंट रहता है वो हॉट हो जाता है. जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में हमने H2O मिलाया है
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और प्लस हीट रिलीज होती है। नाउ द नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। Those chemical reactions that involve absorption of heat is called endothermic reaction. So वो chemical reaction जो क्या करते हैं, involve होते हैं absorption of heat, उन्हें हम endothermic reaction कहते हैं. Consequently, the temperature decreases and it feels cold to touch. अब ऐसे रिएक्शन में क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो केमिकल रिएक्शन का कम हो जाता है और ठंडा लगता है. फॉर एग्जाम्पल द रिएक्शन ऑफ कार्बन एंड सल्फेट ऑन हीटिंग टुगेदर. जब कार्बन और सल्फर को एक साथ हम हीट करते हैं, प्रोड्यूसेस कार्बन डाइसल्फाइड. ये कार्बन डाइसल्फाइड बनाता है. दिस रिएक्शन इज अकम्पनीड बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. ये हीट को अब्जॉर्ब करता है. द फॉर्मूला इज गिवन कार्बन प्लस 2 सल्फर एंड हीट. जब इन्हें हीट किया जाता है तो CS2 बन जाता है. Now, production of sound. Sometimes during some reactions, some sound may be produced, like carbon dioxide gas is produced with the hissing sound. So यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो साउंड भी प्रोड्यूस होती है. जैसे कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जब वो प्रोड्यूस होती है तो उसमें हिसिंग साउंड आती है, हिस करके साउंड आती है. ऑन द रिएक्शन विद विनेगर, जब हम विनेगर से उसे क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं. एंड सोडा और कैल्शियम कार्बोनेट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स करना है तो भी यही होता है. फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मूला इज गिवन CaCO3 विच इज कैल्शियम कार्बोनेट. जब इसे 2HCl के साथ हम मिक्स कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, CaCl2 विच इज कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर विच इज H2O and carbon dioxide gas is released which is CO2. Change in smell. अब some products formed during some chemical reaction cause a peculiar smell. So कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसको जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ आयरन सल्फाइड. जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को हम बनता है, कब बनता है, जब हम आयरन सल्फाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपस में मिला देते हैं. और कैसी स्मेल आती है, ऐसा आता है द स्मेल इज ऑफ रॉटन एग. ऐसा आता है कि सड़े हुए अंडे की स्मेल आ रही है जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं. द फॉर्मूला इज गिवन FeS which is iron sulfide which is reacted with 2HCl means hydrochloric acid. Iron chloride is formed and H2S gas is produced which is hydrogen sulfide and it smells like the smell of rotten eggs. Now children, here a few questions are given. You have to do on your own. Dash burns with a popping sound, you can write with hydrogen, and dash turns lime water milky, so CO2. Rest questions, do on your own. Now rusting of iron. You must have often seen iron objects that are exposed to air get a brown flaky layer. So आपने देखा होगा कि आयरन के जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी चीजें लोहे की बनी होती हैं, जब उन्हें एयर के कांटेक्ट में रख दिया था बहुत दिनों तक, तो क्या होता है, उनका जो लेयर होता है वो ऊपर से ब्राउन कलर का हो जाता है. डिपॉजिटेड ओवर देयर सरफेस दिस ब्राउन लेयर इज रस्ट. अब आप देख सकते हो कि आयरन की चेन रखी हुई है यहाँ पे. अब चेन में आप देख सकते हो ऊपर ब्राउन कलर सा लग गया. This is formed due to the reaction of iron with oxygen and water present in the air. So ये क्यों होता है, जब ये जो ब्राउन सब्सटेंस है ये क्यों डिपॉजिट हो जाता है आयरन पे, तब हो जाता है क्योंकि ये जो आयरन है ये एयर में जो ऑक्सीजन होता है और वाटर प्रेजेंट होता है उससे रिएक्ट करता है. This process of formation of rust on iron by oxygen and water is known as rusting. और इस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं, जंग लगना कहते हैं. द केमिकल नेम ऑफ रस्ट इज हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड. व्हेन रस्ट फॉर्म द आउटरमोस्ट लेयर फॉल्स ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, लोअर लेयर ऑफ द ऑब्जेक्ट गेट्स एक्सपोज्ड टू एयर.
सो जब जो है रस्ट जो है बाहर के ऑब्जेक्ट में लग जाता है, धीरे धीरे जो अंदर का ऑब्जेक्ट है वो भी एयर से एक्सपोज होने लग जाता है। एयर कंटेन ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, जो एयर होता है उसके अंदर ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो द फर्दर लेयर ऑल्सो गेट ऑक्सीडाइज एंड रस्ट, और आगे के अंदर के जो लेयर है वो भी ऑक्सीडाइज होने लग जाते हैं और उसमें भी जंग लगने लगती है। एंड दस द होल आयरन ऑब्जेक्ट गेट डिस्ट्रॉयड स्लोली, और धीरे धीरे वो जो आयरन की जो भी चीज थी वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन रस्टिंग। रस्टिंग में क्या केमिकल रिएक्शन होता है? लेट्स रीड 4Fe, which means iron, and it reacts with 3 oxygen and 2 XH2O means water. Here X is the number of molecules of water. वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसे यहाँ मेंशन किया गया है। जब ये तीनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो 2Fe2O3 बनता है and XH2O, which means hybrid iron oxide, which means rust. Presence of both oxygen and water is a must for rusting. So दोनों ही होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए एयर में, तभी रस्टिंग होती है। Now salty water increases the rate of rusting. अगर salty water है तो उससे जो है रस्टिंग और भी तेजी से होती है। Now how can we prevent the iron from rusting? रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं आयरन को? Rusting takes place when the surface of an iron object comes in contact with air. So rusting कब होती है? जब जो आयरन जो है एयर के कांटेक्ट में आता है। So if we could prevent the surface of iron object from coming in contact with air, rusting can be prevented. अगर हम एयर के कांटेक्ट से बचा देंगे आयरन को तो रस्टिंग नहीं होगी। This can be done by the following. कुछ तरीके दिए गए हैं। पहला है greasing and polishing the iron object prevent them from coming in contact with. So अगर हमने अपने आयरन ऑब्जेक्ट को ग्रीस कर दिया है या फिर पॉलिश कर दिया है तो वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। Painting the iron article is also a successful method of preventing the rust. So अगर हमने आयरन आर्टिकल को पेंट कर दिया तो भी वो रस्ट नहीं है। By galvanization, sometimes the layer of paint or polish erodes at different places. तो कई बार होता है कि जो लेयर है पेंट का या फिर पॉलिश का वो कई कई जगहों से इरोड मीन्स हट जाता है। So that part of iron object becomes exposed to air and thus vulnerable to rusting. अब फिर क्या होता है, जो एरिया जो जहाँ से पेंट कर दिया है वो एयर के कांटेक्ट में आता है और वहाँ पे रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। To avoid this, we prefer to the process of galvanization. तो इसको खत्म करने के लिए हम galvanization यूज करते हैं। This is the process of depositing a layer of other material like chromium or zinc over iron. So अगर हमने आयरन के ऊपर क्रोमियम या फिर जिंक की लेयर लगा दी तो इस प्रोसेस को ही हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिससे रस्टिंग नहीं होगी। नाउ द नेक्स्ट इज बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दिस मेथड आल्सो इंक्लूड्स डिपॉजिटिंग ऑफ अदर मेटल्स ओवर आयरन आर्टिकल्स बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हम क्या करते हैं, इन मेटल्स के ऊपर एक आयरन के ऊपर एक डिफरेंट मेटल चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है दोबारा से एयर के कांटेक्ट में आयरन नहीं जाता है। Now, silver plated jewelry is also made by electroplating a thin layer of silver over other metal or alloy. So silver plated jewelry जो है वो भी ऐसी बनाई जाती है। क्या किया जाता है, एक दूसरे मेटल को लिया जाता है, उसमें सिल्वर की कोटिंग की जाती है by electroplating. Now, what is crystallization? Crystals are the structures that have a particular pattern of atoms regularly arranged in them. So crystals क्या होते हैं, कुछ पैटर्न होते हैं एटम्स के जिन्हें हम अच्छे से अरेंज करते हैं। Like we have seen sugar crystals, जैसे कि हमने शुगर के दाने देखे, sugar crystals देखे। These are all regular and cubical in shapes, size. ये जितने भी शुगर के क्यूब्स होते हैं वो सारे क्यूबिकल शेप में होते हैं, एक ही जैसे दिखते हैं। The process of forming of crystals of a substance is called crystallization. So किसी भी चीज को क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट करना is called crystallization. Crystallization is done by evaporation of saturated solution to a substance.
तो क्रिस्टलाइजेशन कैसे किया जाता है? एवेपोरेशन की मदद से किया जाता है, जिसमें एक सैचुरेटेड सोल्यूशन को क्या किया जाता है? इवेपोरेट किया जाता है. Saturated solution is the solution which has maximum possible amount of solute dissolved in it at definite temperature. So saturated solution क्या होता है? वो solution होता है जिसमें एक maximum ज़्यादा से ज़्यादा amount उस solute पर डाला गया है जब वो एक definite temperature पे था. For crystallization, saturated solution of a substance is heated till it has very little amount of water left in it. सो क्रिस्टलाइजेशन के लिए उस सोल्यूशन को बहुत ज़्यादा देर तक गर्म किया था जब तक उसमें से ज़्यादातर पानी ना चला जाए. देन इट इज अलाउड टू कूल. अब उसे कूल किया जाता है. आफ्टर कूलिंग द क्रिस्टल्स ऑफ द सब्सटेंस सेपरेट. और कूल करने के बाद जो भी क्रिस्टल्स होते हैं सब्सटेंस के वो बाहर निकल आते हैं. Salt is obtained from the sea by evaporating it by the heat of sun in shallow ponds. तो सॉल्ट को भी ऐसे ही निकाला जाता है इवेपोरेशन की मदद से, जो सन इवेपोरेट करता है इस वाटर को, जिससे शुगर क्रिस्टल्स जो है बाहर निकल आते हैं इन फ्रॉम शैलो पॉन्ड्स. Now children, let's quickly recall what we have learned. There are two types of changes, physical changes and chemical changes. During chemical changes, new substances are formed. Chemical reactions take place during chemical changes. Mostly physical changes are reversible while chemical changes are irreversible. Chemical reactions are accompanied by some other characteristics, also like evolution of gas, precipitation, changing in color, change in smell, change in temperature, sound, etc. Iron objects get rusted in presence of air and water. Rusting can be prevented by painting, polishing, galvanization, and electroplating. Crystallization is the process of making crystals of a substance from its saturated solution. Now children, let's answer these questions. What do you understand by a change? Change can be physical or chemical. What conditions are required for rusting of iron? So for rusting of iron, the iron should be in direct contact with air which contains oxygen and water. And the next question is, what will happen to the blue color of the copper sulfate solution if an iron nail is dipped in it? This children, do on your own. What is galvanization? What is crystallization? These questions are your homework, you have to do on your own. Now, what do you understand by chemical properties? So, what are the chemical properties that you have to write here? What is rusting? Rusting is the process of iron reacting with the air which has oxygen and water in it. So, this process is called rusting. What happens when lead nitrate is heated? What is precipitation? Give an example. Write down an endothermic reaction. So children, these questions you have to do on your own. These are your homework. And I hope that you have understood the chapter and you have to complete the exercise that is given to you as a homework. For that, you have to read the chapter again. And I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay later.